बीएनएसएस के बैराक में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लीव आउट नहीं कर सकते। एंड आज के लेक्चर में हम अपने ही अंदाज में हमेशा की तरह कम से कम समय में ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस फटाफट रिवाइज कर लेंगे। इस साल बहुत सारे जुडिशरी का वैकेंसी निकल गया है, नोटिफिकेशंस ऑलरेडी रिलीज हैं। एडीपीओ एग्जाम, एडीए एग्जाम, एआईबी एग्जाम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अब नए क्रिमिनल लॉज इंक्लूडेड हैं। उनमें से बीएनएसएस काफ़ी लंबा है एंड काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसीलिए आज का लेक्चर किसी को मिस नहीं करना है। आप बैराक लेके बैठ जाइएगा, एक एक करके इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ लेंगे। मैंने ले लिया बीएनएसएस बैराक, आप भी चलिए मेरे साथ इस क्विक रिविजन पर। हमारी रिविजन ना स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 6 से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया हुआ है बीएनएसएस का बैराक। ध्यान, बीएनएसएस बैराक का सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। इंडिया में कितने तरीके के क्रिमिनल कोड्स हैं, कौन कौन से क्रिमिनल कोड्स इंडिया में मौजूद हैं, उसका आंसर आप हमें सेक्शन 6 से मिलता है। वी हैव कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको हम जेएमएफसी बोलते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जेएमएससी, एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स हैं मैम, पर इनके क्या पावर्स क्या हैं, इसका आंसर हमें कहाँ मिलता है? सेक्शन 6 को इंटरलिंक करते हुए पढ़ना पड़ता है सेक्शन 22 एंड 23 के साथ। तो फटाफट चलिए ओपन कीजिए बैराक का सेक्शन 22 एंड 23। सो यस, सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट sentences which high courts and sessions judges may pass। हाई कोर्ट वो सारी चीजें कर सकते हैं जो लॉ अलाउ करती है। यहाँ पर भी वो लिखा है, देखना, मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। लॉ यानी बीएनएस के हिसाब से, बीएनएसएस के हिसाब से जो भी चीजें अलाउड है करने को, वो सारे ही पनिशमेंट्स हमारा हाई कोर्ट दे सकते हैं। अब जो सेशन जज है वो भी सब कुछ कर सकते हैं, बट एक छोटा सा बट है। बट क्या है? बट है डेथ सेंटेंस। जो हमारा डेथ पेनल्टी होगा या डेथ सेंटेंस होगा, वो भी सेशन जज अवॉर्ड कर तो सकते हैं, पर वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर देते हैं। ये सब चीजें कहाँ लिखा है? सेक्शन 22 में लिखा है। फिर मैम बाकी के जजेस का क्या, उनके पावर्स के बारे में है सेक्शन 23 में। तो पहला हम बात करते हैं सीजेएम के बारे में। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो पास कर सकते हैं पनिशमेंट, बट मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम 7 years। बिकॉज यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करके कुछ लिखा है, यानी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो एक सीजेएम दे सकते हैं उसकी एक कैप है 7 years। एक्सीडिंग 7 years का जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो सीजेएम नहीं दे सकते। फिर बात आती है हमारी जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। इन पे भी कुछ लिमिट्स हैं। हाँ जी, इम्प्रिजनमेंट ये कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम ऑफ 3 years। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीजेएम मैक्सिमम 3 years। एंड फाइन कितना होना चाहिए? फाइन पे भी लिमिट्स है, मैक्सिमम 50,000 रुपीज। ये जो फाइन की लिमिट थी सीआरपीसी में और भी कम हुआ करता था, इसको बढ़ा दिया है बीएनएसएस में। तो नाउ इट इज 50,000 रुपीज ऑफ फाइन मैक्सिमम। तो क्या जेएमएफसी 1 लाख रुपीज का फाइन लगा सकते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, ओनली अप टू 50,000। एंड कम्युनिटी सर्विस is also included, which is a new type of punishment now under BNS। फिर बात आती है जेएमएससी, सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट कितना कर सकते हैं? वो भी पनिश कर सकते हैं, बट उन पे भी एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि है 1 year। 1 year से ज्यादा की सजा हमारे जेएमएससी सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकते। एंड ये भी है 10,000 रुपीज का लिमिट। कम्युनिटी सर्विस वो भी दे सकते हैं। तो ये पावर्स हमेशा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है इंडिया में कौन से कोर्ट्स हैं और उन कोर्ट्स में बैठे जजेस के क्या पावर्स हैं, तो हम क्या ही समझेंगे ना, आगे की चीजें तो समझ ही नहीं पाएंगे। ये तो होता है फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल सिस्टम, है ना। ये खत्म हो गया। तो चलिए फिर जाते हैं हमारे अगले टॉपिक जो है अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट सेक्शन 35 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 35 में हम देखते हैं पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट अरेस्ट वारंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अरेस्ट के ये जो प्रोविजंस हैं, इसमें राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन करके बहुत सारे राइट्स हैं इंडिया में, वो सारे ही आपको जुडिशरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
AIB जैसे एग्जाम में तो आपके पास बेर एक्ट आपके सामने ही रहता है, तो रट के नहीं जाना, वो बेर एक्ट में ही सारी चीजें लिखी हैं, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अरेस्ट के बाद हमारा जो समन्स एंड वारंट्स टॉपिक है, उसमें दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, सेक्शन 105 BNSS एंड सेक्शन 107 BNSS, 105 एंड 107। तो ये दोनों सेक्शंस न्यूली एडेड हैं टू डील विद वेरी वेरी स्पेसिफिक इश्यूज। जो हमारा सेक्शन 105 है BNSS का, वो ये कहता है, देखिए अगर एज अ पुलिस ऑफिसर आप सर्च कर रहे हैं किसी भी प्रमाइसेस को, तो आप इंश्योर करें वो पूरा सर्च का जो प्रोसीजर है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप ये इंश्योर करो। कैसे रिकॉर्ड करोगे? मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लेना काफी है। रिकॉर्ड करके, मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले, इमीडिएटली आपका जो भी कंसर्न मैजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनके साथ वो शेयर कीजिए करके उन्होंने एक नया प्रोविजन ऐड किया है अंडर 105। ये पहले नहीं था, ये रिकॉर्डिंग ऐसा तुरंत रिकॉर्ड करके दे दो, ये सब न्यूली एडेड प्रोविजन है टू एंश्योर कि जब सर्च हो रहा है ना, उसमें पुलिस की कोई दखलंदाजी ना हो, एविडेंस टैंपर ना हो, ये सब एंश्योर करने के लिए अब उन्होंने सेक्शन 105 लगा दिया है BNSS में। सिमिलरली सेक्शन 107 ये भी न्यूली एडेड है। सेक्शन 107 क्यों ऐड किए हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस एक चीज को सर्च करने जाती है कहीं पर, एंड वहां पर उनको किसी और क्राइम का भी सबूत शायद मिल जाए, या फिर उनको शक होने लगे कि सिर्फ एक ऑफेंस नहीं हुआ है, यहाँ पर शायद और भी ऑफेंसेस। तो मान लेते हैं कोई व्हाइट कॉलर क्राइम या फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, या चीटिंग का केस इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस निकल पड़े, एंड वहां पर जाके उनको एक्शन में लगता है कि मर्डर भी हुआ है, तो उस केसेस में जो भी एविडेंसेस होंगे वो इकट्ठा करके जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है, अगर वो उनको इंफॉर्मेशन दे दें, तो द मैजिस्ट्रेट विल टेक केयर, नियर बाय कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे, तो उसके बाद से नए प्रोसीडिंग्स वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक नया प्रोविजन है ताकि जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिले उस क्राइम को इमीडिएटली टैकल करें। एंड इनफैक्ट इन्हीं सेक्शंस के आधार पर AIB 19 में भी क्वेश्चंस आए थे, AIB 20 में भी क्वेश्चंस आए थे, तो ये काफी इम्पॉर्टेंट है। कहीं सारे स्टेट जुडिशरी में भी इन्हीं से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं सेक्शन 173, जहां पर हम FIR के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 173, इंफॉर्मेशन टू पुलिस इन कॉग्निजेबल केसेस, जो हम रेगुलरली FIR के नाम से जानते हैं। FIR में भी अब काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए, एंड उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो FIR। आपने सुना ही होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ द ऑफेंस करके कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं हमारे बेर एक्ट में, जिसकी वजह से अब हम कहते हैं इंडिया में जीरो FIR का कॉन्सेप्ट है। अब कौन सा FIR का कॉन्सेप्ट आ गया? जीरो FIR। जीरो FIR का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले ऐसा हुआ करता था कि आपका जो भी एरिया ऑफ ऑफेंस है, यानी जहां पर आपका ऑफेंस हुआ है, उसी के जुरिस्डिक्शन में जाकर आपको कंप्लेंट या FIR रजिस्टर करानी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स की वजह से उन्होंने कहा कि ऐसी जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी जहां पर आप इमीडिएटली जाके कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, वहां पे जाके कंप्लेंट लिखवाइए, FIR वहां पर भी रजिस्टर हो सकती है करके सुप्रीम कोर्ट ने ये जीरो FIR का कॉन्सेप्ट थ्रू वेरियस गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस तो किया है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी हुए, एंड नाउ व्हेन वी वर मेकिंग द न्यू लॉ, BNSS बना ही रहे थे, तो ड्राफ्टर्स को यही लगा कि चलो वही जीरो FIR का जो कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हुए आए हैं, उसको हम फॉर्मल रिकॉग्निशन देंगे लॉ में करके जीरो FIR का कॉन्सेप्ट सेक्शन 173 में इंट्रोड्यूस कर। सिर्फ जीरो FIR नहीं, EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR का भी कॉन्सेप्ट अब आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को यूज करते हुए भी अब FIR दर्ज हो सकता है। सो EFIR इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। तो जीरो FIR इंट्रोड्यूस हुआ है, EFIR भी इंट्रोड्यूस हुआ है इन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ 173। 173 आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी फाउंडेशनल क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल सेक्शन। आप क्रिमिनल लॉ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली केसेस हैंडल करना चाहते हैं आगे जाके, तो भी FIR एंड FIR रिलेटेड सेक्शंस
पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना तो बहुत ही जरूरी है। फिर बात आती है सेक्शन 176। 176 में हम बात करते हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पावर्स के बारे में। इस 176 में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है जो हर जगह चर्चे में है, विच इज अंडर 176 सब क्लॉज 3। ये कौन सा है? 176 सब क्लॉज 3 में उन्होंने कह दिया है कि अगर किसी पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? उनको इंफॉर्मेशन आता है कि 7 साल से ज्यादा सजा होने वाली कोई अफेंस हुआ है उनके जुरिस्डिक्शन में, तो इमीडिएटली वो पुलिस ऑफिसर फॉरेंसिक टीम को कांटेक्ट करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि उस क्राइम सीन पे हमारे फॉरेंसिक्स आएंगे, फॉरेंसिक टीम वाले आएंगे एंड फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे। ये इंश्योर करना अब पुलिस की जिम्मेदारी है। तो पास्ट में ऐसा तो हुआ था, ऐसे कई इंस्टेंसेस थे जहां पर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर कलेक्टिंग टेक्निक्स, यानी एविडेंस को ठीक से कलेक्ट कैसे करना है ये नहीं पता था, एविडेंस टैंपरिंग की वजह से कहीं सारे इंपॉर्टेंट केसेस में भी अक्यूज्ड को छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। ऐसी चीजें फिर से ना हो। जो भी 7 ईयर्स से ज्यादा के ऑफेंसेस हैं, ज्यादा पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस, यानी सारे ही सीरियस गंभीर ऑफेंसेस होंगे, ऐसे ही ऑफेंसेस में मैंडेटरी कर दिया है कि फॉरेंसिक वाले खुद इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही इंफॉर्मेशन आता है पहले फॉरेंसिक्स वाले ही जाए, वहां से करेक्टली एविडेंस को कलेक्ट करे, प्रिजर्व करे, लैब में लेके जाए, वहां पे टेस्टिंग करे। ये सब करना अब मैंडेटरी कर दिया है 7 इयर्स और मोर पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस के लिए। सो दैट्स आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट चेंज सेक्शन 176। फिर अनदर इंपॉर्टेंट चेंज इज इन आवर चार्जशीट। चार्जशीट का शब्द वैसे कहीं पे बैरक में नहीं होता है, जैसे एफआईआर का शब्द भी कहीं पे नहीं होता है। इसका जो रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 193, एक बार वो खोल लेते हैं। अब बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 193 हो गया है वो सेक्शन जो चार्जशीट के बारे में डील करती है। पहले था सेक्शन 173 सीआरपीसी, अब हो गया है सेक्शन 193 बीएनएसएस जो डील करती है चार्जशीट के बारे में। एंड खासकर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर अफेंस जो है वो पॉक्सो रिलेटेड अफेंस है या फिर रेप रिलेटेड अफेंस है, तो पुलिस के पास अब एक हार्ड टाइमलाइन है। जितना देर चाहे उतना देर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर सकते। विद इन 60 डेज, यानी विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑन विच इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड, यानी जैसे ही पुलिस ऑफिसर को पता चला है कि ऐसा एक अफेंस हुआ है रेप या पॉक्सो का, वहां से स्टार्ट करते हुए 60 डेज का ही टाइम मिलता है, बस 60 डेज का टाइम मिलता है पुलिस के पास। एंड विद इन 60 डेज कुछ भी करके उनको चार्जशीट तो फाइल करना ही पड़ता है विदाउट एनी डिले। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर टाइमली जस्टिस, है ना। बहुत डिले होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जैसे सुनते आए हैं। उन चीजों को फिक्स करने के लिए ऐसे टाइमलाइंस, अब हार्ड टाइमलाइंस रखने की जरूरत आ गई। तो अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 193। इसके बाद अगर हम देखें, हमारा एक टॉपिक है चार्जेस, बट ये चार्जेस का जो टॉपिक है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस या इफेक्ट ऑफ एरर्स, ये सारा फॉर्मेशन, जॉइंडर, ये सारे सेक्शंस में कोई चेंज नहीं है। जो हमारे पुराने वाले लॉ में थे वही अभी बीएनएसएस में भी है। इंपॉर्टेंट तो है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट देयर इज नो चेंज, पुराना नया कोई चेंज नहीं है। बट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये चार्ज वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आप आराम से पढ़ लेना एक बार। एंड चार्ज के टॉपिक में कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं जो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन पे भी ध्यान रखना। अब जजमेंट के सेक्शन पे चलते हैं, क्योंकि जजमेंट के सेक्शन में भी बीएनएसएस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। तो चलिए सेक्शन 392 ओपन कीजिए। कौन सा वाला? 392, जहां पर हम बात करने वाले हैं जजमेंट। जजमेंट के लिए भी अब क्या कर दिया है उन्होंने, टाइम लिमिट लगा दी। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 सेकेंड, 392 पे जाना है। हाँ, आ गया 392। जजमेंट तो देना ही पड़ेगा सारे मैजिस्ट्रेट्स को, जजेस को, बट कितने दिनों के अंदर देना पड़ेगा उस पे भी अब टाइम लिमिट लगा दिया है। विद इन 45 डेज, नॉट लेटर देन 45 डेज, यानी कि जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए, फाइनल डे से विद इन 45 डेज आपको जजमेंट प्रोनाउंस करना ही पड़ेगा। हो सके तो इमीडिएटली आफ्टर,
ट्रायल जैसे ही खत्म हुआ, टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, जैसे ही ट्रायल खत्म होती है इमीडिएटली आपको जजमेंट देना पड़ेगा। इमीडिएटली नहीं दे सकते, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं तो हाँ लीजिए, आराम से डिटेल्ड ऑर्डर लिखिएगा, बट विद इन 45 डेज। तो दिस ऑल्सो इंश्योर्स टाइमली जस्टिस एंड जो सिस्टमिक डिलेज हैं, बहुत लंबा खिंच रहा है, ये जो लगता है ना कि प्रोसेस बहुत लंबा खिंच रहा है, उन सब पे कंट्रोल लगाने के लिए यहाँ पर एक और प्रोविजन लगा दिया है। सेक्शन 392 ऑफ बीएनएसएस जजमेंट में 45 डेज का लिमिट उन्होंने ऐड कर दिया है। ऐसे ही लिमिट्स उन्होंने प्ली बार्गेनिंग में भी ऐड कर दिया। प्ली बार्गेनिंग एक टॉपिक था जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, सारे एग्जाम्स के, जहां पर अक्यूज्ड अगर वो चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ मैंने ही गलती की है, एंड इन रिटर्न वो नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप मेरे को थोड़ी सी कम सजा दो करके। वो नेगोशिएटिंग पावर हुआ करता था, वो ऑप्शन अभी भी है। बट प्ली बार्गेनिंग के लिए अगर अक्यूज जाना चाहता है तो उनको प्ली बार्गेनिंग के लिए पहले के 30 दिन में ही जाना पड़ेगा, यानी ट्रायल स्टार्ट करते ही विद इन द फर्स्ट 30 डेज अगर आप जाना चाहते हैं एज एन अक्यूज तो आप जाइए, विद इन 30 डेज एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। पहले ऐसा था, पहले सीआरपीसी में कैसा था, कोई लिमिटेशन नहीं थी, तो आर्ग्यूमेंट चल रहे, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उसके बाद जाके आप प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन डाल रहे हो। वो भी उस जमाने में एक्सेप्टेड था, बट बहुत डिलेज हो रहे थे, टाइमली जस्टिस नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए प्ली बार्गेनिंग पे भी उन्होंने अब लिमिट्स लगा दी हैं, टाइम लिमिट लगा दिया है। ठीक है, फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जजमेंट के टॉपिक में, जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, दैट इज 396 विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम। ये पहले भी हुआ करता था, सीआरपीसी में भी ये कॉन्सेप्ट था, बीएनएसएस में भी अभी ये कॉन्सेप्ट है ऑन विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम। बट देयर इज अनदर स्पेशल सेक्शन which is witness protection scheme which is newly added 398। ये भी कई बार पूछा गया है। 398 विटनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कम अप विद अ पॉलिसी करके बीएनएसएस में विटनेस प्रोटेक्शन के लिए एक स्कीम उन्होंने लॉन्च कर दिया है, सेक्शन 398। ये भी कई बार पूछा गया है। अब 398 तक आ ही गए तो बीच में ना एक सेक्शन छूट गया है, 356, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एब्सेंशिया ट्रायल। ये टाइमली जस्टिस जो मैं कह रही हूँ वो इंश्योर करने के लिए टाइमलाइंस तो लगाए हैं, उसी के सिलसिले में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 356, वो भी एक बार नोट डाउन कर लेना, 356। तो चलिए ये भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। 356 में हम बात कर रहे हैं इन एब्सेंशिया ट्रायल के बारे में। अगर मल्टीपल अक्यूज्ड है एंड कोई एक अक्यूज्ड फरार है तो उसके लिए पूरे मतलब सब लोगों को वेट कराते रहो, वो केस और भी खिंचता रहेगा, कभी भी जस्टिस टाइमली जस्टिस हो नहीं पाएगा। ऐसी सिचुएशन हमने पहले देख रखा है। तो इसीलिए अब 356 ये कहता है प्रोक्लेम्ड अफेंडर यानी उद्घोषित अपराधी, जो अपराधी फरार है, सिस्टम से कॉपरेट नहीं कर रहे, कोर्ट में अपियर नहीं हो रहे, सरेंडर नहीं कर रहे, ऐसे अक्यूज के लिए हम वेट नहीं करेंगे। अगर सारे प्रोक्लेमेशन के प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने किसी एक अक्यूज को उद्घोषित अपराधी डिसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो वो इट विल बी अज्यूम्ड कि वो तो कभी आएंगे नहीं, एंड कंसेंट है, डीम्ड कंसेंट है कि वो शामिल नहीं होना चाहते हैं इन प्रोसीडिंग्स में, ऐसे हम मान के हम अपना ट्रायल चालू रखेंगे। ये होता है 356। हम किसी और के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, अब ऑलरेडी वो उद्घोषित हो गया है, डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया हमने कि वो अफेंडर ही इज नॉट कोऑपरेटिंग करके, वो ऑलरेडी फरार है, वो क्या ही आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए हम अपना ट्रायल को रोक के नहीं रखेंगे, बाकी जितने भी लोग हैं with respect to them we are going to continue with the trial. This is a very important section once again in BNS to ensure timely justice। ठीक है, फिर इसके बाद ना फटाफट चलते हैं एंड में, लास्ट वाले सेक्शन पे चले जाओ, 500 पे चले जाते हैं। पता है कितने सेक्शन है बीएनएसएस में? इतना तो पता होना चाहिए, कमेंट्स में बता ही दो टोटल कितने सेक्शन है बीएनएसएस में। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट वाले, जहां पर हम बात कर रहे हैं ई ट्रायल के बारे में। इसके बारे में ई ट्रायल सेक्शन 530 में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला ट्रायल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। सेक्शन 530 जो अलाउ करती है ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो आजकल क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये कहते हुए ई ट्रायल
is allowed under which section? Section 530 of BNSS. एंड फिर आ गया हमारा रिपील्स एंड सेविंग्स अंडर सेक्शन 531, जहां पर ये बात क्लैरिफाई हो जाती है कि BNSS ने अब इंडिया का CRPC को हटा दिया है, अब BNSS आ गया है करके कहाँ लिखा है? ये लिखा गया है रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज अंडर सेक्शन 531। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम BNSS। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, लेक्चर को फॉलो करते हुए आए हैं, तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना आप अगला कौन सा सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस का डिस्कशन चाहते हैं। मैं वो वाला वीडियो बनाऊंगी। ऑल द बेस्ट।